हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है और ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 8वां क्लास का आज अंतिम चैप्टर मानव संसाधन हम लोग पढ़ेंगे और आज क्लास 8 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6, 7 और 8 तीनों कंप्लीट हो जाएगा आज। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको जरूर देखिए। एक बेहतरीन नोट्स के साथ हम इसको कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मानव संसाधन। तो आज के हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में हम लोग देखें तो फर्स्ट पेज में ये बताया गया है कि जो लोग है, जो मानव ही है, वही एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है। मतलब कि किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन कौन होता है? तो वो व्यक्ति होता है, मानव होता है। लोग ही दोस्तों प्राकृतिक चीजों को अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब किस चीज़ों को कैसे प्रयोग करना है, प्राकृतिक चीज को, ये कौन डिसाइड करता है? तो हमारी जो आवश्यकता है, मानव की जो आवश्यकता है, उसी पे क्या है, वही हमारा संसाधन है। ठीक है, अतः मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो इसको ध्यान रखना है कि मानव भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है और मानव संसाधन ही एक अंतिम संसाधन है। अब संसाधन क्या होता है? कोई भी चीज, वस्तु जो हमारे उपयोग के लिए जरूरी है, जो जिसकी हमें आवश्यकता है, वो एक तरह के संसाधन है। जैसे लोहा हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, सुई हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, सभी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है और हम उसको अपने उपयोग के हिसाब से ही उसको संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए, मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, मानव संसाधन का जो वितरण है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हर जगह एक समान नहीं है। ठीक है, इसमें भिन्नता देखने को मिलता है। किसके आधार पर? तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पे। तो इन 4 आधार पर मानव जो है दोस्तों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है कि नहीं? किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का मतलब उतना अच्छे स्वास्थ्य नहीं है। कोई शिक्षा किसी का अच्छा है, उच्च शिक्षा ग्रहण किए, कोई MBA है, कोई BA है, तो कोई भाई 10th पास भी नहीं है, कोई 8वां भी पास नहीं है, कोई निरक्षर ही है। तो इस तरीके से शिक्षा के आधार पर भी मानव संसाधन, मानव में भिन्नता देखने को मिलता है। आयु के आधार पे हर आयु वर्ग के लोग हैं। तो युवा है, अब युवा की सोचने की शक्ति अलग है, मानव, और जो बूढ़े हो गए उनकी अलग जीवन शैली और सोचने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है। तो आयु के आधार पर ही मानव संसाधन को देखा जा सकता है, भिन्न है। ठीक है, उसके बाद लिंग के आधार पर पुरुष, स्त्री पुरुष, 2 मेल और ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं। तो लिंग के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक योजना का यहाँ पर चर्चा किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ नोट्स में कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का स्टार्ट कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 2015 में। 14 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और 15 में इस योजना की शुरुआत करते हैं। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो 16 से लेकर 20 तक लगभग 1 करोड़ युवा को प्रशिक्षित करना, और इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था। लोगों को साक्षर बनाने के लिए, लोगों के कौशल का विकास, मतलब कि टेक्नोलॉजी की तरफ विकास, छोटे छोटे गुण हो ताकि वो अपना व्यापार धंधा कर सके, और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाया जा रहा था। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ लिए। पहला पेज में अगर आप लोग देखें तो यही सब चीज़ है। ठीक है, तो सबको नोट्स में करते चले जाना है, आप नोट्स से पढ़ते चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो दिया गया है वो है जनसंख्या वितरण। तो चलिए जनसंख्या वितरण को देख लेते हैं। तो जनसंख्या वितरण क्या है? तो भूपृष्ठ पर लोगों का फैलाव, मतलब कि भूमि पर लोगों का जो फैलाव है उसी को मतलब जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है, और भूपृष्ठ पे अगर बात करें तो 90% जनसंख्या जो है दोस्तों मात्र 30% भूमि पर निवास करती है। मतलब कि हर जगह जनसंख्या के वितरण एक समान नहीं है। इसका कई कारण है और हर फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। कहीं पे घनी आबादी देखने को मिलता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाए तो वहाँ पर उतनी घनी आबादी नहीं है, क्योंकि वहाँ का जलवायु रहने योग्य नहीं है। तो इसीलिए जैसे भारत का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो विश्व का सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन वहीं आप पहाड़ी एरिया में चले जाए, लद्दाख चले जाए, तो क्या उतना घना निवास होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जनसंख्या के वितरण जो है दोस्तों पूरे विश्व में असमान है, और 90% जनसंख्या जो है विश्व की मात्र 30% भूमि पर ही निवास
करती है। ठीक है, कहीं घना बसाव है तो कहीं काफ़ी विरल है। ठीक है, घनी आबादी वाला देश देख ले तो 5 देश चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील इसी क्रम में है। सबसे ज़्यादा घनी आबादी चीन में, उसके बाद भारत में, उसके बाद यूएसए में, फिर इंडोनेशिया में और फिर ब्राज़ील में देखने को मिलता है। ठीक है, महाद्वीप में बात करें तो एशिया में 1 नंबर पे है घनी आबादी में। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आ जाता है यूरोप का आबादी। ठीक है, एशिया और अफ्रीका दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे विश्व का 3/4 लोग जो है दोस्तों यहीं निवास करता है। 3/4 मतलब 4 लोगों को अगर हम उठाएं तो उसमें से 3 लोग ऐसे हैं विश्व के जो या तो एशिया में रहते हैं या फिर अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, तो ये है आबादी का वितरण, अगर पूरे देश वाइज देख ले या महाद्वीप वाइज देख ले। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो इस पेज में था वो है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण के अपेक्षा उत्तर में अधिक घनी आबादी निवास करती है। अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा है, अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें बोला गया है कि उत्तर दक्षिण के अपेक्षा मतलब नीचे के अपेक्षा उत्तर में मतलब 0 डिग्री जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, और 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। 5 देश का नाम तो हम बताए दिए, और बाकी ये 10 देश है। जब नीचे से देखें तो चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके बाद भारत में, उसके बाद यूएसए का है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। और यही 10 देश है जहां पर 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व को देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, यही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 51 व्यक्ति निवास करता है। ये हमारा विश्व का जनसंख्या घनत्व है। लेकिन अगर हम भारत में आ जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है भारत में। विश्व का बता दिए 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत का बता दिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप लोग को बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। चलिए अब हम देखेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला टॉपिक यही है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपको बुक उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, हम एक एक चीज़ बुक का निचोड़ आपके सामने रख दे रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से कर ले और एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करें। ठीक है, तो भौगोलिक कारक के रूप में अगर हम देखें जनसंख्या को प्रभावित करने वाले में तो सबसे पहला स्थान आता है स्थल आकृति का। स्थल आकृति मतलब कि जहाँ पर स्थल आकृति कैसा है उसी के हिसाब से जनसंख्या का वितरण भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैदानी भाग अगर कहीं पर है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे भारत में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी भाग है दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। वहीं बात करें पर्वत और पठारी भाग में जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। चाहे आप लद्दाख चले जाए या कोई भी पहाड़ी एरिया में चले जाए तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा, बहुत दूर दूर पर कुछ लोग निवास करते दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैदानी भाग में देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। वैसे ही अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाएँ जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जलवायु रहने योग्य नहीं है, तो वहाँ भी आपको जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। तो गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि गंगा का जो मैदान है विश्व का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है। और स्थल आकृति पे कैसे डिपेंड करता है आप लोग समझ गए जनसंख्या का वितरण। अब हम देखेंगे जलवायु पे भी जनसंख्या का वितरण निर्भर करता है। और जहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा या ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या होगा, बहुत कम होगा। जहाँ का जलवायु समान होगा, लोग रहने के अनुकूल होगा, वहाँ पर
जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए सहारा का मरुस्थल, ध्रुवीय प्रदेश। सहारा मरुस्थल में क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, मरुस्थलीय एरिया है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम देखेगा। ध्रुवीय प्रदेश जहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहाँ भी जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। अब अगला बात है मृदा। मृदा मिट्टी पे भी डिपेंड करता है जनसंख्या घनत्व। अगर कहीं उपजाऊ मिट्टी है तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ अनाज का उत्पादन ज़्यादा होगा, लोगों को रहने में, खाने के लिए ज़्यादा अनाज मिलेगा, लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में हुआंगही, चांगजियांग, ये और मिस्र में नील नदी घाटी, ये सभी जो है दोस्तों उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करें जल की उपलब्धता पर भी डिपेंड करता है। जैसे अलवणीय जल, मतलब देखिए मानव के लिए कैसा जल चाहिए, अलवणीय, जिसमें लवण की मात्रा न हो। ठीक है, तो जहाँ अलवणीय जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर घनी आबादी देखने को मिलेगा। इसीलिए नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम सभ्यता का विकास होते देखे हैं। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखें, ये भी एक नदी घाटी थी, वहाँ पर लवणीय जल नहीं था, अलवणीय जल की उपलब्धता थी, जिसके कारण घनी आबादी वहाँ देखने को मिला। उसके बाद खनिज, जहाँ पर खनिज का निक्षेप मिलता है वहाँ पर भी घनी आबादी देखने को मिलता है। तो ये 5 कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, और ये पाँचों कारक जो है दोस्तों वो भौगोलिक कारक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी बताया गया है, ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, नोट में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आर्थिक कारक क्या हो जाएगा कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है, मतलब जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास है, जहाँ पर ज़्यादा उद्योग है, उसके आसपास ज़्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको रोजगार का अवसर मिलता है। लोग बड़ी संख्या में इस क्षेत्रों के लोग और आकर्षित होते हैं। जैसे जापान का जो ओसाका शहर है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, उद्योग है, जिसके कारण लोग यहाँ पर निवास करना चाहते हैं और घना आबादी है। भारत में बात करें तो मुंबई हो गया, यहाँ भी घना आबादी है। उसके बाद दिल्ली में भी औद्योगिक चीज़ें हैं, तो वहाँ भी घनी आबादी देखने को मिलता है। उसके बाद सांस्कृतिक कारक भी है। सांस्कृतिक कारक मतलब धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान, मतलब कोई धार्मिक जगह है तो वहाँ भी लोगों का बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे बनारस हो गया, यरूशलेम, ये कहाँ पे है यरूशलेम, तो ये यरूशलेम कहाँ पे है, इसको कमेंट करके बताइए। उसके बाद वेटिकन सिटी, इस सब जगह पर भी सांस्कृतिक धरोहर जगह है, जिसके कारण यहाँ भी आपको घनी आबादी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है सामाजिक कारण, क्या क्या आ जाएगा, तो जहाँ पर अच्छा आवास है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर है, लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा बसने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भी घना आबादी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया दोस्तों पुणे। ठीक है, यरूशलेम जो है दोस्तों ये इजराइल में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या किस तरीके से परिवर्तन होता गया और किस तरीके से जनसंख्या बढ़ता गया, उसका एक देखिए यहाँ पर डाटा। तो देखिए 1804 ईस्वी में विश्व का जनसंख्या मात्र 1 अरब था। उस समय क्या था कि स्वास्थ्य सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी, मृत्यु दर ज़्यादा था, जन्म दर से मृत्यु दर ज़्यादा था, मतलब कि लोग जन्म लेते ही बच्चे मर जाते थे, बहुत बीमारी फैलती थी, स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थे, लोगों के पास अनाज भी नहीं होते थे, किसान उतना अनाज नहीं उगाते थे जिससे भरपेट भोजन भी प्राप्त हो सके। तो यही कारण है कि 1804 ईस्वी में अगर जनसंख्या देखें तो मात्र 1 अरब था। उसके बाद 150 साल बाद 1959 ईस्वी में देखें तो 3 अरब हो गया जनसंख्या विश्व का। लेकिन फिर 30 साल के बाद ही ये जनसंख्या लगभग 2 गुना हो गया और ये क्या 6 अरब पहुंच गया 1999 ईस्वी में। क्या कारण है इसका? क्योंकि धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, भारत से लेके हर जगह हरित क्रांति आई, लोगों के पास अनाज ज़्यादा उपजने लगे और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इस सब के कारण क्या हो गया, दिन प्रतिदिन जन्म दर बढ़ता गया और मृत्यु दर कम होता गया, नए नए औषधि हो गए, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, तो
चलिए यहाँ पर देखेंगे जन्म दर क्या है। इस पेज में आपको यही सब चीज़ बताया गया है और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या क्या है। मतलब कि मान लीजिए अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें कितने बच्चे जीवित रह जाते हैं, वो जन्म दर कहलाता है। और मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत जन्मों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो आप लोग जन्म दर और मृत्यु दर समझ गए होंगे। अब है प्राकृतिक वृद्धि दर। अब वृद्धि दर क्या हो गया? तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वही क्या हो जाता है? वृद्धि दर कहलाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर अगर पॉजिटिव होगा तो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। अगर ये निगेटिव होगा तो जनसंख्या में कमी देखने को मिलेगा। और अगर ये 0 होगा तो ये लगभग संतुलित रहेगा, मतलब कि बराबर है, ठीक है। कोई जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है और जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। और कैसे जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो आगे आपको 3 पॉइंट है जिसको आप लोग पढ़ना है। अप्रवास, उत्प्रवास, दोनों में क्या अंतर है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो बोलते हैं अप्रवास, और उत्प्रवास बोलते हैं जब व्यक्ति देश को छोड़ता है, मतलब किसी देश को छोड़ दिया। अब देखिए, जहाँ नए देश में जहाँ जाता है वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाएगा और जिस देश को छोड़ेगा वहाँ का जनसंख्या कम हो जाएगा। तो इसके कारण भी जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। अप्रवास और उत्प्रवास का कारण क्या है? तो लोग बेहतर जिंदगी के खोज में, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे बिहार में देखें तो सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारतीय बिहार के ही हैं, जो बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेट जाते हैं वहाँ पर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और बेहतर जीवन के लिए भी लोग वहाँ पर जाते हैं और कई लोग वहीं बस जाते हैं। तो जो जहाँ पर वो बस गए तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है और जहाँ से जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाता है। तो इसके कारण भी जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है, ठीक है। अब जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप अगला टॉपिक है। इसमें देखेंगे कि यूके का जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों काफ़ी मंद है। कहीं पर देखिए जनसंख्या वृद्धि की जो दर है विश्व में हर जगह अलग अलग है। कहीं देशों में वृद्धि अनुभव ही नहीं होती है और कहीं जैसे केन्या है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंचा है। मतलब कहीं जनसंख्या का वृद्धि दर काफ़ी ऊंचा है तो कहीं कम है। अब ऑब्वियस सी बात है, पूरे विश्व में हर देश का अपना अलग अलग जनसंख्या दर होगा। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। कहाँ का? केन्या का। तो यही कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, ठीक है। वहीं बात करें यूनाइटेड किंगडम में तो निम्न जन्म दर बहुत ही कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम है। मंद गति से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है यूके का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का अलग अलग दर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अति उच्च दर 3% से अधिक उच्च दर, इस तरीके से पूरे विश्व को मैप के जरिए दिखाया गया है और कहाँ पर जनसंख्या उच्च दर है और कहाँ पे कम है। तो इसको आप मैप के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जनसंख्या संघटक, किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश की आर्थिक स्थिति के विकास में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ कुछ पूछने वाला नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि बांग्लादेश और जापान में बात करें तो दोनों में घने बसे देश है, लेकिन जापान क्या है? विकसित है। बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है जापान, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो अपने आप को क्या करती है? शिक्षित है और वहाँ पर ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके से व्यवसाय करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा विकसित है जापान के लोग बांग्लादेश की तुलना में। तो यही इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या जो है दोस्तों, जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश के आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस हमको ज़रूरत है कि हम जनसंख्या को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो मानव श्रम के लिए लोग भी ज़्यादा मिलेंगे और हम नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस देश में नए नए चीज़ बनाएं और दूसरे देश में निर्यात करें, जिससे हमारे देश का विकास हो, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन हमारे यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितना शिक्षित है। ये सब चीज़ जनसंख्या देखने के लिए कि कहाँ पर कितना शिक्षित है, कैसे लोग निवास करते हैं, इसके लिए जनसंख्या पिरामिड भी दर्शाया जाता है। तो आपको बस याद रखना है कि जनसंख्या
पिरामिड से हमको क्या देखने को मिलता है, तो इससे हमें किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के बारे में, उसमें शिक्षित कितने हैं, स्त्री कितना है, महिला कितना है, इस सब के बारे में देखने को मिलेगा। तो अगला 2 पेज जो है दोस्तों यही सब चीज़ है। जनसंख्या पिरामिड दिखाया गया है, केन्या का पिरामिड दिखाया गया है और भारत का पिरामिड दिखाया गया है। यहाँ के पिरामिड से क्या क्या हम देख सकते हैं, तो जो जनसंख्या कैसा है, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितना है, मृत्यु दर कितना है, जन्म दर कितना है, तो ये सब चीज़ है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जितना हम यहाँ पे पढ़ाए हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, और कल से क्लास 9th का चैप्टर 1 शुरू हो जाएगा। और 9th 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक के लिए 6 से 8 पढ़ना जरूरी है, लेकिन 9th 10th जो है दोस्तों वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 9th 10th का क्लास जरूर आप लोग अच्छे से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, नीचे के 2 पेज जो छोड़े हैं उसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको छोड़े हैं। और उसको थ्योरी रिलेट के हिसाब से अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं